देखिए जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है वो दो टाइप की होती है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है क्योंकि मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायफ्राम, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी डूम शेप से फ्लैट हो जाता है। इसके साथ ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से रिब्स ऊपर, यानी कि पंप के हैंडल की तरह बाहर, ऊपर और बाहर यानी कि बकेट के हैंडल की तरह बाहर की ओर मूव करती है। इन सभी चेंजेस के कारण थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा लंग्स के अंदर एंटर करती है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इन्हें मेनली प्राइमरी, इंटरकोस्टल और एसेसरी मसल्स में डिवाइड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मसल है डायफ्राम, जो इंस्पिरेशन के दौरान मेनली काम करता है और लगभग 75% इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह नीचे की ओर मूव करता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और लंग्स में हवा एंटर करती है। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच पाई जाती है, ये भी रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, रिब्स को ऊपर और बाहर की ओर उठाकर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाती है। वही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मेनली फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम करती है। ये रिब्स को नीचे की ओर खींचकर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम करती है और हवा को बाहर निकालने में हेल्प करती है। कुछ मसल्स ऐसी होती है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम नहीं आते, पर कुछ स्पेशल कंडीशंस जैसे कि एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एक्टिव होती है। इनको एसेसरी मसल्स कहा जाता है। इनमें स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, एससीएम और स्कैलेनीज और पेक्टोरलिस माइनर शामिल हैं। ये मसल्स थोरैसिक कैविटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में हेल्प करती है, ताकि शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। क्लिनिकल पॉइंट अगर समझें तो अगर किसी इंसान को सांस लेते समय एसेसरी मसल्स का उपयोग अगर वो कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। देखिए प्रेशर चेंज को समझते हैं। पहला है इंट्रापल्मोनरी या एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वह प्रेशर होता है जो लंग्स यानी कि एल्वियोलाई के अंदर होता है। नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, तब यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है, लेकिन ब्रीदिंग के दौरान इसमें बदलाव आता है। इंस्पिरेशन के समय यह प्रेशर कम हो जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हवा लंग्स के अंदर एंटर करती है। वहीं एक्सपिरेशन के समय यह प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हवा लंग्स से बाहर निकलती है। यह पूरा प्रोसेस प्रेशर ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर वह प्रेशर होता है जो प्लूरल कैविटी, यानी कि विसरल लेयर और पैराइटल प्लूरा के बीच में होता है। यह प्रेशर हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि -4 mmHg, जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है और उन्हें एक्सपेंडेड रखता है। यह निगेटिविटी मेनली लंग्स के इलास्टिक रिकॉइल और चेस्ट वॉल के ऑपोजिट पुलिंग फोर्स के कारण बनती है। देखिए अगर यह निगेटिव प्रेशर किसी कारण से ख़त्म हो जाता है, जैसे कि इंजरी की वजह से,
या कि फिर फेफड़ों में हवा भर जाने की वजह से तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, जिसको न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वह प्रेशर डिफरेंस होता है जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर के बीच में होता है। यानी कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर। यह प्रेशर लंग्स को इन्फ्लेटेड रखने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा यह प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही लंग्स अच्छे से एक्सपैंड रहेंगे। देखिए, बेसिक लंग वॉल्यूम को समझते हैं। लंग वॉल्यूम्स वे अलग अलग वॉल्यूम्स को दर्शाते हैं जिसमें हवा लंग्स के अंदर और बाहर जाती है। जैसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। यह वह हवा की मात्रा होती है जो एक नॉर्मल सांस लेने और छोड़ने में होती है, जो लगभग 500 ml होती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और गहरी सांस लेता है तो जो एक्स्ट्रा हवा अंदर जाती है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और जो लगभग 3000 ml होती है। इसी तरह नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा हवा बाहर निकाली जाती है उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और जो 1100 ml होती है। और लास्ट में होता है मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ हवा लंग्स में रह जाती है जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी मात्रा लगभग 1200 ml होती है। यह रेजिडुअल एयर लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। लंग कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। लंग कैपेसिटीज़ वास्तव में दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होता है, और यह लंग्स की फंक्शनल एबिलिटी को बेहतर तरीके से दर्शाती है। जैसे वाइटल कैपेसिटी वह मैक्सिमम हवा की मात्रा होती है जो एक व्यक्ति डीप इंस्पिरेशन के बाद पूरी तरह बाहर निकाल सकता है, और यह टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV के सम के बराबर होता है। टोटल लंग कैपेसिटी TLC यह वॉल्यूम कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होता है। इसके अलावा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC वह मैक्सिमम हवा की मात्रा होती है जो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अंदर ली जा सकती है, और यह TV और IRV के बराबर होती है। वहीं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC वो हवा की मात्रा है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बची रहती है, और यह ERV प्लस RV के बराबर होती है। स्पायरोमीट्री एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो लंग्स के वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह टेस्ट पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न को एनालाइज करके ये बताता है कि लंग्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़ मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ को डायग्नोस और डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जैसे कि अस्थमा और COPD यानी कि कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इनमें मेन प्रॉब्लम एयर फ्लो की होती है, खासकर एक्सपीरेशन के दौरान। इसमें एयरवे नैरो या कि फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हवा को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्पायरोमेट्री में एयर फ्लो रेट कम दिखाई देता है और पेशेंट को लंबा समय लगता है पूरी सांस बाहर निकालने में। इसके अपोजिट रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जैसे कि फाइब्रोसिस में लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाते। इसका मतलब कि लंग्स की एक्सपेंशन क्षमता कम हो जाती है।
जिसके कारण टोटल एयर इनटेक भी कम हो जाता है। इसलिए स्पायरोमेट्री में सभी लंग्स वॉल्यूम्स कम दिखाई देते हैं। देखिए, वर्क ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है कि वह एनर्जी जो बॉडी को ब्रीदिंग करने में खर्च करनी पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग काफ़ी आसान होती है और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ डिजीज़ में यह काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अस्थमा या फिर सीओपीडी में। इसमें एयरवेज नैरो हो जाते हैं, जिससे हवा को अंदर और बाहर ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वहीं पर फाइब्रोसिस में लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, जिससे उन्हें एक्सपैंड करना कठिन होता है। इन सभी कंडीशंस में वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है, इसलिए पेशेंट जल्दी थक जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। नेक्स्ट कंडीशन है लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस का मतलब है लंग्स के एक्सपैंड होने की क्षमता, यानी कि लंग्स कितनी आसानी से फैल सकते हैं। अगर कॉम्प्लायंस ज़्यादा है तो लंग्स आसानी से एक्सपेंड हो जाते हैं, और अगर कॉम्प्लायंस कम है तो लंग्स स्टिफ होते हैं और एक्सपेंड होने में कठिनाई होती है। देखिए, एम्फीजिमा में लंग टिश्यू लूज हो जाते हैं और इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाता है, इसलिए लंग्स काफ़ी आसानी से फैल जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लायंस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हवा को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ फाइब्रोसिस में लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, जिससे उनकी एक्सपेंशन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लायंस कम हो जाता है।